अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट है क्या, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे और हम लोग उसकी क्या लें, उसको कैटेगराइज करेंगे, मतलब तो उसकी टाइप्स होंगी। सबसे पहले तो कहते हैं लेटेंट हीट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। आप क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करवाते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हम लोगों ने कहा था हमारे पास तो मोस्ट कॉमनली ये मैटर की ना तीन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। कि आप फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, इसको अगर आप हीट अप करते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसको मजीद हीट अप करेंगे तो ये हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये देखिए मुझे, आप इसको टेम्परेचर देते हैं ना तो क्या होता है, इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ बर्फ़ के लिए, या आपने पानी लिया हुआ है, यहाँ पे बर्फ़ मौजूद है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद जितनी आप इसको टेम्परेचर देंगे, वो उसको जितनी आप इसको एनर्जी देंगे, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करवाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, वो बाकी की बर्फ को क्या करना शुरू कर देगी, हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ती मतलब टूटती हैं, और यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन एक दफ़ा जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जितनी आप इसको हीट एनर्जी देंगे, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि अब वो सारी के सारे जो बाकी की बर्फ होगी उसको पानी में कन्वर्ट करवाएगा। तो वो एनर्जी जो बाकी की बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करवा रहा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है, उसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट का। ये हमने ना ग्राफ भी देखा। अच्छा, ये ग्राफ हमने मतलब सॉरी टू से, ये ना हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 10th क्लास का, वो भी बेसिकली इंटर कन्वर्जन ही है फिजिकल स्टेट्स की, जिसमें हम लोग जो है ना फिजिकल स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे कि इसमें आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाया था, लिक्विड को गैस में। उसमें हमने पढ़ा था, ये ग्राफ हमने डील किया था इंटर कन्वर्जन के लिए, ये ग्राफ हमने देखा था। वहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक दफ़ा अगर बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसके बाद जितना आप उसको हीट एनर्जी देंगे, उसके बाद आप इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो बर्फ़ बाकी की रह जाएगी, उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट करवा रहा होगा। ये हमने उसमें डिस्कस किया था केमिस्ट्री में। तो वह यहाँ पे यही कहता है, एक दफ़ा वो लिक्विड में, एक दफ़ा वो स्टेट चेंज होना शुरू हो जाए, उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी यूज़ होगी उसका स्टेट चेंज करने के लिए। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ का टेम्परेचर जो था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। आप इसको गर्म करते गए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये करना शुरू हुई, मेल्ट होना शुरू हो गई। अब एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो गई, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना शुरू, पहले टेम्परेचर बढ़ता रहा, उस एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी यूज़ होगी इसकी स्टेट चेंज करने में। अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन मज़ीद गर्म करने पे वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी किस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। मतलब उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो गई एक टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद टेम्परेचर वही रहता है, उसके बाद जितना गर्म करते हैं वो जो बाकी की बर्फ़ हो जाती है, कह लें कि बर्फ़ होती है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवा रही होती है, मतलब स्टेट चेंज करवा रही होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होती है। अब वो क्या कहते हैं, ये हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म ब्रेक फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ मूवमेंट। कहते हैं अब मजीद आप उसको जो एनर्जी दे रहे होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, इस बर्फ के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, रिमेनिंग जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसको तोड़ के उसको मेल्ट करवा रही होती है, ठीक है। अब उनको एनर्जी नहीं दे रही होती। मतलब अगर हमारे पास इस तरह से मौजूद है कि बाकी की जो बर्फ़ होगी वो बाकी की मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हमारे पास फोर्सेज होंगे ना, उनको तोड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट करवा रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि फ्यूजन का मतलब है कि आपके पास लिक्विड, आपने कह लें सॉलिड लिया हुआ है, सॉलिड को आपने कन्वर्ट करवाना है लिक्विड में। मतलब एक दफ़ा आपने कुछ पर्टिकुलर सॉलिड था, जैसे बर्फ़ की मैंने एग्जांपल ली थी, आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाना है, मतलब जितनी आपके पास हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पे तो हमने सिंप्लीफिकली लेटेंट हीट को डिफाइन कर दिया कि स्टेट चेंज होनी चाहिए कब, जब आपके पास किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि आपके पास आप इन दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि आपके पास पहले सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कि आपने सॉलिड को पहले टेम्परेचर दिया, उसका बढ़ता जाए, हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी हीट एनर्जी देंगे वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ क्या होगा कि वो जो बाकी की बर्फ होगी उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवा रहा होगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg। अच्छा, यहाँ पे ना स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो हमने सॉलिड मटेरियल लेना है इसका मास कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम। ठीक है, उसको कन्वर्ट करवाना है लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। कि एक दफ़ा वो जो मेल्ट होना शुरू हो गया उसके बाद 1 kg सॉलिड को जितनी हीट एनर्जी के देंगे, बाकी के वो जो हमारे पास 1 kg सॉलिड होगा उसको कन्वर्ट करवाने के लिए लिक्विड में, उसके लिए जो हीट एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कहते हैं जब आप सॉलिड को हमारे पास मेल्ट करवाते हैं ना, बेसिकली जो हीट एनर्जी दी जा रही होती है, आप स्टार्टिंग में उसको क्या करते हैं कि हमारे पास जो हीट इंक्रीज होती है, लेकिन एक दफ़ा जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी अब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इस पॉइंट पे वो जो हमारे पास कह लें, जैसे मैंने आपको शो भी किया था कि एक दफ़ा वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लाइक अगर एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद अगर आप उसको मजीद गर्म करेंगे तो वो हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि वो बाकी की जो बर्फ़ होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कहते हैं वो जो हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है वो बेसिकली यहाँ पे जो बर्फ़, बाकी बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो बॉन्डिंग होती है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, उसको ब्रेक करने के लिए वो इस्तेमाल हो रही होती है। ये जो इनके दरमियान सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होगी। तो कहते हैं एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाए उसके बाद टेम्परेचर जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करेगा, ताकि जो बाकी के हमारे पास सॉलिड है उसको कन्वर्ट करवाया जा सके लिक्विड में और वो इजीली मूव कर सके। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक पूरे का पूरा जो सॉलिड है वो बर्फ़ है वो बाकी की जो बर्फ़ है वो मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब जब तक ये सारी की सारी बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसका टेम्परेचर जो है उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहना शुरू हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ना इस फार्मूले से काउंट किया जाता है, मतलब आपने कितनी हीट एनर्जी देनी है वो डिपेंड करता है किसी भी मटीरियल का मास कितना है और उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर हम डिफाइन करें ना इसी फार्मूले से, बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास, फ्यूजन का मतलब है आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ये हमें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ये हमारे पास इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब है क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर मास को, हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है उसको फ्यूज करने के लिए, उसको मेल्ट करवाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, वो हमारे पास उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। मतलब अगर मेरे पास किसी मटेरियल का यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे जैसे मैंने तो एक स्पेसिफाई कर दिया था ना, यहाँ पे मैंने पानी लिया, बर्फ लिया, इसके अलावा अगर डिफरेंट मटेरियल्स की मैं सॉलिड फॉर्म में लूँ, अगर उसको मैंने कन्वर्ट करवाना है सॉलिड से लिक्विड में, उसके लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपके पास स्टेट चेंज हो रही होती है किसी मटेरियल की, मतलब उस पर्टिकुलर मास को जितनी आप हीट एनर्जी देंगे स्टेट चेंज करने के लिए, वो हमारे पास उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसी चीज़ को बता रहा है, क्यू क्या है मेरे पास एनर्जी है, एम क्या है मास है, एल एफ क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने इस फार्मूले से आपको डिफाइन कर दिया है, ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मास को मेल्ट करवाने के लिए कितनी एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दफ़ा वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी बर्फ, तो उसके बाद आपने जितनी उसको हीट एनर्जी देंगे पर्टिकुलर मास को, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा कि बाकी के सारे आपने मटेरियल को या फिर बाकी का जो ठोस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए कितनी एनर्जी। आप यहाँ पे पानी के अलावा कोई और सॉलिड मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं कि एक दफ़ा जो वो मेल्ट होना शुरू हो गया उसके बाद उसको जितनी हीट एनर्जी देंगे कि बाकी के रिमेनिंग मटेरियल को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करवाना है, उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया। ठीक है, फिर हमने डिफाइन करने के बाद हमने कहा कि हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, कि जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इस सारे में टेम्परेचर क्या रहता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि एनर्जी तो यूज़ हो रही होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। कहते हैं मिसाल के जो आइस है ना वो हमारे पास मेल्ट के ऊपर स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या था, ये मेरे पास आइसी बर्फ थी, इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, इसका ना टेम्परेचर माइनस में होता है। ठीक है, -2 है, -3 है, -5 है, लेकिन अगर आप उसको गर्म करते जाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब माइनस से वो फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है बच्चे ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब इस तरह से इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं उसके बाद आप जितनी इसको हीट एनर्जी देते हैं उसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं हमारे
पास बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो बाकी की बर्फ होगी वो उसको कन्वर्ट करवा रहा होगा लिक्विड में। तो यहाँ पे ये कहता है कि स्टार्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना शुरू होती है। लेकिन एक दफ़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारे पास क्या होती है, एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, अनलेस के बाकी सारी की बर्फ जो है, सारी बर्फ वो है हमारे पास मेल्ट नहीं हो जाती, तो वो रिमेन रहता है 0 डिग्री सेल्सियस अनटिल कि वो कम्प्लीटली हमारे पास सारी की सारी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो जितनी हीट एनर्जी, मतलब एक दफ़ा मेल्ट होने के बाद वो जितनी एनर्जी लेगा हमारे पास मेल्ट होने में, वो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका मास कितना लिया हुआ है 1 kg, तो कहते हैं 1 kg बर्फ को टोटली हमारे पास मेल्ट करवाने के लिए उसको एनर्जी कितनी चाहिए होती है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल पर केजी। मुझे जॉल पर केजी मैंने यहाँ से यूनिट कहाँ से निकाला है, ये जो मैंने ये फार्मूला लिया था ना, यहाँ से एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल, मास का यूनिट क्या होता है केजी, तो हमारे पास आ जाए जॉल पर केजी, ये नीचे है तो ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको हमारे पास कहते हैं, इसका मतलब है हमारे पास मास कितना हमने लिया था बर्फ का 1 kg, उसको मेल्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए 3.35 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल, मतलब इतनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे तो वो जो हमारे पास 1 kg में आइस होगी उसको मेल्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, उसके बाद जो स्टेट चेंज हो रही होती है वहाँ पे उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। आगे हमारे पास कहते हैं इसी से रिलेटेड ना ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसी चीज़ को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट के जरिए कहते हैं हमारे पास क्या करें कि आप इस तरह का एक बिकर से एक कंटेनर से ले लें, इसमें ना छोटे छोटे आइस के क्यूब्स डाल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने आइस के क्यूब्स डाल दिए, इसके अलावा इसमें एक थर्मामीटर रख दिया। अब स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इसमें बर्फ़ थी, आइस क्यूब्स थे। ठीक है, आइस के छोटे छोटे पीसेस थे, लेकिन एक दफ़ा जैसे वो मेल्ट होना, मतलब स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर काफ़ी लो था। ठीक है, एक दफ़ा वो कह लें कि उसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो ये आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपने टेम्परेचर नोट कर लिया थर्मोमीटर की वजह से। उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, वो बाकी के आइस क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट होते रहेंगे, मेल्ट होते रहेंगे, वो पानी में कन्वर्ट होते रहेंगे आइस क्यूब्स, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम कहते हैं टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रही थी, बाकी के जो आइस क्यूब्स थे वो सारे सारे आहिस्ता आहिस्ता पानी में कन्वर्ट हो रहे थे, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट यही है कि आपने क्या किया है, एक बीकर लिया, उसमें आइस क्यूब्स रखते हैं। ठीक है, उसको एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, मतलब स्टैंड का मतलब क्या है, आपने उसको यहाँ पे हल्का सा गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, हल्का सा गर्म करना शुरू करेंगे, पहले क्या होगा कि हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के एक आइस क्यूब या 2 आइस क्यूब या थोड़ा बहुत कोई भी आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो मेल्ट होना शुरू होगा उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसके बाद आपके पास जितना आप उसको गर्म करेंगे या जितनी हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी यूज होगी, वो जो बाकी के आइस क्यूब्स हैं उन सबको पानी में या लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए टेम्परेचर वही रहेगा। तो कहते हैं आपने उसको एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, मतलब समथिंग लाइक दिस के मेरे पास एक स्टैंड ही है। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या किया है, छोटे छोटे आइस क्यूब्स काफ़ी ज़्यादा रख दिए। ठीक है, आपने आइस क्यूब्स रख दिए और साथ में आपने क्या करना है, एक थर्मामीटर रख देना, जिसके जरिए आपने क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है। ये मेरे पास एक थर्मामीटर सपोज कर रही हूँ, ये मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, थर्मामीटर होता है, इसके ऊपर ना मतलब इस तरह से स्केल वगैरह बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्केल मैंशन होता है जिससे हम रीडिंग नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास क्या हुआ है, कहते हैं स्टार्टिंग में आपने इसको गर्म करना शुरू किया, आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे थर्मामीटर जो है ना आपको शो करेगा कि टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही कोई आइस क्यूब जो है, कोई भी आइस क्यूब या थोड़ा सा आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो वहीं पर टेम्परेचर रुक जाता है। उसके बाद आप जितना उसको गर्म करेंगे, ये जो बाकी के आइस क्यूब्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हम परफॉर्म करके देख रहे हैं कि उसको आपने स्टैंड के ऊपर रख लिया, आपने उसके साथ में एक थर्मामीटर उसमें लगा दिया जो टेम्परेचर को नोट करेगा। जैसे आप हीट करेंगे, मतलब यहाँ पे हीट अप करना शुरू होंगे, तो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना शुरू होगी। उसके बाद आप जितना भी उसको टेम्परेचर देंगे, फर्दर हीटिंग वो सिर्फ और सिर्फ इस आइस क्यूब्स को मेल्ट करवा रही होगी, वो उसको कह लें कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। तो फर्दर हीटिंग जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, लाइक जो टेम्परेचर होगा मिक्सर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन सिर्फ तब तक कब तक, जब तक सारी की सारी जो है वो हमारे पास आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। जब पूरी की पूरी मेल्ट होगी उसके बाद मजीद गर्म करने पे उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो फर्दर हीटिंग कब होगी, जब आपके पास सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा।
उसके बाद अगर मैं गर्म करूँगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, इतना हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब पूरी की पूरी स्टेट चेंज होगी, सारा पानी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं मजीद गर्म करूँगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे पहले टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होगी। मतलब जब तक पूरी की पूरी बर्फ जब वो मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे शो किया हुआ है? ग्राफिकली इस तरह से शो किया हुआ है, कहते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस आप क्या ले लें? टाइम ले लें, अलोंग द वाई एक्सिस आप टेम्परेचर ले लें। ठीक है, स्टार्टिंग में ये यहाँ पे टाइम जो है वो 0 है, टेम्परेचर हमने क्या किया? -30 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये बर्फ थी, स्टार्टिंग में आपके पास इसका टेम्परेचर कितना था? उसने अस्यूम कर लिया कि इस बर्फ का टेम्परेचर जो था हमारे पास कह लें कि लाइक -30 डिग्री सेल्सियस था। ये मैंने इसको हीट अप किया। ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर जो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बॉटम पे टेम्परेचर था कितना था? -30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? इसको गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे। जब इससे हीट एनर्जी देंगे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगा, थर्मामीटर बताएगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए आपके पास टाइम गुजरने की जैसे हीट एनर्जी टेम्परेचर दे रहे हैं, हमारे पास हीट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा मतलब मैंने इसको हीट एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। टेम्परेचर बढ़ता गया 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मैंने देखा कि जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हीट एनर्जी मैं उसको गर्म कर रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके ना हमारे पास कह लें कि ये थोड़ी बहुत जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके क्या होना शुरू हुई? थोड़ी बहुत आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टेम्परेचर रुक जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप इसको जितनी हीट एनर्जी देंगे वो क्या होगी? वो यूज हो रही होगी बाकी की जो बर्फ है उसको मेल्ट करवाने के लिए। तो कहते हैं यहाँ से आपके पास फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये लाइन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। कहते हैं यहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसमें जैसे आइस मेल्ट होना शुरू हुई थी, इस बीकर में हमारे पास आइस भी थी और पानी भी मौजूद था, क्योंकि थोड़ी बहुत मेल्ट भी तो हो रही थी। उसके बाद जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं टाइम गुजरने के साथ साथ, वो क्या कर रहा है? वो जो बाकी की आइस है ना उसको मेल्ट करवा रहा है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास उसमें वाटर भी है और आइस भी है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ये देखिए टाइम गुजरता जा रहा है, जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो क्या कर रहा है? बाकी की आइस को मेल्ट करवा रहा है। ठीक है, बाकी की आइस को मेल्ट करवा रहा है। तो टेम्परेचर ये देखिए इस सारे टाइम में चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक दफ़ा जब ये सारे का सारा हमारे पास मेल्ट हो जाता है, ये सारे का सारा पानी बन जाता है, किसी किस्म के इसमें आइस क्यूब्स नहीं रहते, आइस के पीसीस नहीं होते, फिर क्या होता है? फिर कहते हैं जैसे ही हमारे पास ये सारे का सारा पानी कन्वर्ट हो जाएगा, पानी जो है ये हमारे पास मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें ये पानी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ये पानी हो गया। इसके बाद आप अगर इसको मजीद गर्म करेंगे फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे ये देखें जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर मजीद गर्म करेंगे तो मजीद गर्म करने पे ये देखिए उसका मजीद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होना शुरू हो जाएगा? पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो गया, मतलब इसमें से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर मजीद गर्म करते जाएंगे तो जो पानी बाकी का पानी होगा उसको वो बॉयल करने में इस्तेमाल होगा, उसको गैस में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगा। उसके बाद टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक दफ़ा पानी बॉयल होना शुरू हो गया, उसके बाद मजीद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो बाकी का जो लिक्विड होगा उसको किस में कन्वर्ट करवा रहा होगा? उसको गैस में कन्वर्ट करवा होगा। तो वो जो हमारे पास एक दफ़ा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद मजीद गर्म करने पे वो जो बाकी का पानी होगा उसको हमारे पास कन्वर्ट करवाया जा रहा होगा गैस में। तो वो जो हमारे पास उस स्टेट पे हम लोग हीट एनर्जी देते हैं वो हमारे पास क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, वेपर्स बन रहे होते हैं। तो इसकी तारीफ क्या है कि अब हमारे पास एक दफ़ा स्टेट चेंज हुई, लाइक के लिक्विड आ गया था हमारे पास। ठीक है, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करते गए इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैं कहती हूँ जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू, वेपर्स बनना शुरू किया, वेपोरेशन होना शुरू की। अब उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे वो क्या करेगी? इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करवाएगी। वो क्या होगी? बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान के जो फोर्सेज हैं उसको ब्रेक करवा के बाकी के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवा रही होगी। वो जो हमारे पास हीट हम देंगे, दैट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज दी 1 kg ऑफ लिक्विड। यहाँ पे अज्यूम करना है कि जो हमने मैस लिया है वो कितना लिया लिक्विड का? 1 kg लिया है। ठीक है,
उसको हमने कन्वर्ट करवाना है, उसको बॉइलिंग, उसको कन्वर्ट करवाना है गैस में, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर के। एक दफ़ा कन्वर्ट होना शुरू हो गया, एक दफ़ा वो बॉयल होना शुरू हो गया, उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देते हैं कि हमारे पास 1 kg लिक्विड है, उसको गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए वो उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। उसको गैस की स्टेट में हमने कंसीडर करना। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास लिक्विड एक दफ़ा गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद जितनी आप हीट एनर्जी देते हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो हीट एनर्जी कहाँ पे यूज़ कर रहा होता है, वो जो बाकी का हमारे पास लिक्विड होगा उस सारे को कन्वर्ट करवा रहा होगा वो गैसियस स्टेट में, ठीक है। और अगर हम लोग उस की कह लें कि एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही होगी, वो जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत फोर्सेज होती हैं, कह लें ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं, उनको ब्रेक करवाएगा और बाकी के लिक्विड को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, गैस में। तो वो यूज़ होता है टू ब्रेक दी बॉन्ड बिटवीन दी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, allow them to convert them into as a gas। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी के केस में गैस कितना है कि हमारे पास यहाँ पे पानी मौजूद था, हमने उसको गैस में कन्वर्ट करवा रहे थे, एक दफ़ा वो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 kg हमारे पास पानी है, उसको अगर मैंने बाकी के रिमेनिंग पानी को गैस में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए मुझे हीट एनर्जी देनी पड़ती है लिक्विड के केस में। पानी के केस में वो हमारे पास कितनी है, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल पर kg। ये 1 kg अगर मैं लिक्विड का ले लूँ तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 kg पानी को गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए। किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बच्चे उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, उसके बाद ये पानी बॉयल होना शुरू होता है, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद जितना आप इसको गर्म करेंगे, जितनी हीट एनर्जी देंगे, वो सारी की सारी यूज़ हो रही होगी इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इनको गैस में, बाकी के मॉलिक्यूल को, बाकी के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए। कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 kg हमारे पास वाटर है, उसको कन्वर्ट करवाने के लिए गैस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारे पास क्या, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना, ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी की कितनी है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ हमारे पास कह लें कि जो है ये फ्यूजन थी वो हमारे पास पानी के लिए कितनी है। तो फ्यूजन का मतलब होता है बर्फ से मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट करवाना, ठीक है। और वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि लिक्विड है उसको कन्वर्ट करवाना है किसमें, गैस में कन्वर्ट करवाना है। इसी तरह से कहते हैं इसका एक्सपेरिमेंट भी, पहले इसके एक्सपेरिमेंट से पहले ये एक छोटा इसका फार्मूला है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला लिखा था, इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वी का मतलब होता है वेपोराइजेशन, ठीक है। जो हीट एनर्जी है वो हम किसी भी मटेरियल को देंगे। यहाँ पे जैसे हमने पानी एज्यूम किया था कि हमने बीकर में पानी एज्यूम किया है, या फिर हम उसको टेम्परेचर हीट गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जाके गर्म होना शुरू हो जाता है। कहते हैं अगर आप कोई सा भी ले लें मटेरियल, कोई सा भी आप कह लें सब्सटेंस ले लें, उसमें आप हीट एनर्जी कितनी देंगे वो डिपेंड करता है आपने उसका मास कितना लिया, 1 kg लिया, 2 kg लिया। और एल वी हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि उसको गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से एल वी का फार्मूला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला निकल सकता है कैसे, तो यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा Q/m आ जाएगा, ठीक है। कि आपने पर्टिकुलर मास लिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, उसके लिए जितनी आप हीट एनर्जी देंगे उसकी स्टेट चेंज करवाने के लिए 1 kg मास को, तो उसके लिए जो आपके पास हीट एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, 1 kg ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जहाँ पे पानी है लिक्विड में, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है एल भी हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्यू इज हीट एनर्जी है, एम इज मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना ज़्यादा मैस होगा उसको मेल्ट करवाने के लिए उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, सॉरी इसको वेपराइज करवाने के लिए, उसको गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए। लाइक वो कहते हैं ये टेबल है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट कह लें सब्सटेंसेस हमने लिए हैं, उनके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो शो किए हुए। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट तो ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, मतलब यहाँ पे जाके वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे जाके वो बॉयल होना शुरू होता है। क्या आप एल्यूमिनियम को ले तो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता है कितना होता है, 39.67 होता है जॉल पर ग्राम, ये पर ग्राम की फॉर्म में लिया। मैस कितना लिया हुआ है, 1 ग्राम, ठीक है। हमने तो 1 kg की फॉर्म में कंसीडर किया था, इसने ग्राम में लिया हुआ। तो कहते हैं 1 ग्राम को अगर हमने मेल्ट करवाना है एल्यूमिनियम में तो हमें एनर्जी 39.7 जॉल देनी पड़ती है, लेकिन अगर उसको वेपराइज करवाना है तो इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह से कॉपर है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में उसको मेल्ट करवाना है तो हमें 1 ग्राम को मेल्ट करवाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको अगर मैंने वेपराइज मतलब बॉयल करवाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ हमारे पास फ्यूजन जो है वो गिवन। कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलेटेड, हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कहते हैं वही अगेन जैसे मैंने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का एंड पे कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू रहता है। कहते हैं उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि वो सारी की सारी हीट एनर्जी क्या हो रही होगी, तो जो बाकी का लिक्विड है उसको कन्वर्ट करवा रही होगी गैस में। तो यहाँ पे उसी चीज़ को कह रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के एंड पे देखा था कि जो बीकर में सिर्फ और सिर्फ पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। जैसे पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यू रहता है, बॉयल होता रहता है, अंदर के सारी का सारा जो पानी है वो स्टीम में चेंज नहीं हो जाता, वो भाप में तब्दील नहीं हो जाता। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम तक टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कहाँ तक रहेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया था। अब जब तक पूरे का पूरा जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे पानी भी है और गैस भी मौजूद है, मतलब ये यहाँ पे एक दफा बॉयल होना शुरू हो गया था तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी भाप भी उठना शुरू हो गई थी और पानी भी मौजूद था, तो यहाँ पे पानी भी है और गैस भी। तो यहाँ पे टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा। अब जब तक ये सारे का सारा लिक्विड जो है वो भाप बन के उड़ नहीं जाता, गैस में तब्दील नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखें, ये इस पूरे टाइम में जो टेम्परेचर है वो सेम है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इस सारे टाइम में क्या होगा, पानी और स्टीम इसमें दोनों मौजूद है, इसमें क्या होता रहेगा, पानी बॉयल होता रहेगा, जो बाकी का पानी होगा वो किसमें कन्वर्ट होता रहेगा, स्टीम में। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो कहते हैं एक्सटेंडेड ग्राफ, एक्सटेंडेड टेम्परेचर टाइम ग्राफ का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि हमारे पास पानी जो बाकी का पानी वो सारा बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक हीट ऑफ जो फ्यूजन है हमारे पास लाइक आइस की, उसको हम लोग नोट भी कर सकते हैं कि कितनी देर में वो बॉयल, एक दफ़ा बॉयल होना स्टार्ट होगा, हम टाइम नोट कर सकते हैं कि कितनी देर में या कितनी एनर्जी वो मजीद यूज़ करता है पूरे का पूरा वो बॉयल होने के लिए। ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, एज एन एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लेटेंट हीट को डिफाइन करें, तो किसी भी स्टेट को चेंज करवाने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, और सारी की सारी हीट एनर्जी यूज हो रही होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, मतलब आपने सॉलिड से जाना है लिक्विड में, तो यहाँ से लेके हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, आगे फर्दर उसकी डिटेल है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास, अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसकी सिर्फ ये तारीफ करेंगे, आप इसके साथ ये वाला फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, लॉन्ग में आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो सारा कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको आइस के एग्जांपल के साथ रिलेट करवा देंगे। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ अगर वेपोराइजेशन है हमारे पास, ये एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसके साथ आप ये ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हमारे पास शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, मतलब इसमें आप ये वाली इसकी स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसकी ये फार्मूला दे सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कि हमारे पास एल बी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो बच्चे इसमें एक्सपेरिमेंट भी आप साथ में ऐड करेंगे और साथ में ये ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। इसके अलावा बच्चे ये वाला जो फार्मूला नहीं है हमारे पास मोस्ट कॉमनली पूछ भी लिया जाता है एमसीक्यू में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ये वाला फार्मूला या ये वाला, ये फार्मूला ये बेसिकली यहाँ से ही आया कि एल वी यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैच जो है मल्टीप्लाई हो, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट पूछा जा सकता है, इसका यूनिट याद रखिएगा, ऊपर एनर्जी है तो ये जॉल में है, नीचे मैच है तो ये मैच का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम का, मतलब केजी में इसको लिया जाता है, ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो ये किलोग्राम इनवर्स होता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो पानी की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यूज है ये याद रख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो ये कंप्लीट ही याद करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का 10.3, व्हाट इज द लेटेंट हीट, मतलब आपने उसको डिफाइन करना है। Why it is important in phase transition like melting and vaporization, तो आपने इसमें मेल्टिंग मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताना है सारा, इसमें वेपोराइजेशन मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो भी इसमें कंप्लीट बताना है, तो कंप्लीट टॉपिक है बच्चे इसके में अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, के आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की आपने तारीफ करनी है और कैलकुलेटर मतलब इसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी उसका बता दी कि उसकी जो ब्लू वाली कहने ये येलो वाली हमारे पास इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी और साथ में इसका फार्मूला जो है ना ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है, सारा ही करना है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज सारे बनते हैं। मजीद इसमें मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।